गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको चैप्टर 5 क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड पार्ट कराने जा रही हूँ। 1 और 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। तो सप्लाई ऑफ मनी को पढ़ने से पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट टर्म पता होने ज़रूरी हैं, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स में कर चुके हैं कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो आपका कंसेप्ट है स्टॉक का। स्टॉक और फ्लो 2 कंसेप्ट होते हैं। फ्लो के अंदर उस क्वांटिटी को मेज़र करते हैं जो चेंज होती रहती है, मीन्स जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेज़र की जाती है। लेकिन जो स्टॉक कंसेप्ट है उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं होता, उसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेज़र करते हैं कि 1 अप्रैल 2017 को कितना बैलेंस था या टंकी में इस टाइम कितना पानी है। ये क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। तो फ्लो कंसेप्ट जो फॉर द ईयर फॉर द मंथ कैलकुलेट किया जाता है, स्टॉक कंसेप्ट जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है। तो सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कंसेप्ट। अब सप्लाई ऑफ मनी के स्टॉक, जब ये स्टॉक है इट मीन स्टॉक ऑफ सप्लाई ऑफ मनी में हम किसको लेंगे? स्टॉक ऑफ सप्लाई ऑफ मनी में उस सारी करेंसी को लेंगे जो पब्लिक के पास रखी हुई है। अब पब्लिक कुछ पैसे क्या करती है? अपने पास रखती है, कुछ पैसा पब्लिक का बैंकों के पास भी जमा होगा। और जो बैंकों के पास जमा होगा, और इसमें जो पैसा लेना है हमने बैंकों के पास जमा, सिर्फ कमर्शियल बैंक के पास जमा है। और आपको पता है पब्लिक कमर्शियल बैंकों के पास जमा करा सकती है, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करा सकती है। ठीक है, तो अब जो है हमने यहाँ पे कौन सा लेना है? स्टॉक ऑफ सप्लाई मीन्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये जो हमने स्टॉक लिया, हेल्ड बाय मनी ली, ये कौन सी ली? जो करेंसी उसके खुद के पास है प्लस में जो करेंसी उनकी बैंकों के पास जमा है। और जो करेंसी बैंकों के पास जमा है उसको हम क्या बोलते हैं? डीडी। सी मतलब करेंसी, डीडी मीन्स डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब करते हैं आगे कि अब इसमें हमने ये तो ले लिया कि पब्लिक का वो पैसा लिया जो कमर्शियल बैंकों के पास जमा है, लेकिन स्टॉक के अंदर हम इंक्लूड क्या नहीं करते? स्टॉक के अंदर अगर गवर्नमेंट ने कुछ पैसा जमा करा रखा है आरबीआई के पास, उसको इंक्लूड नहीं करना, या बैंकिंग सिस्टम ने आरबीआई के पास जो जमा करा रखा है उसको भी हम स्टॉक ऑफ सप्लाई ऑफ मनी में नहीं लेते हैं। देखिए इधर, इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो पैसा गवर्नमेंट ने बैंकों के पास जमा करा रखा है मीन्स आरबीआई के पास जमा करा रखा है, एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम, या कमर्शियल बैंकों ने आरबीआई के पास जमा करा रखा है या उनके पास जो रखा हुआ है उसको हमने स्टॉक में नहीं लेना। पब्लिक के पास जो पैसा रखा हुआ वो लेना है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा पड़ा है या बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा पड़ा है, चाहे वो आरबीआई के पास पड़ा है चाहे वो खुद के पास पड़ा है, वो हम स्टॉक के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है? रीज़न इसका बहुत सिंपल है। आपको पता है कि ये मनी सप्लाई कौन करता है? मनी सप्लाई कौन करता है या प्रोड्यूस कौन करता है? ये प्रोड्यूस करने वाली गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट के पास ही इसका होली सोली राइट है, अथॉरिटी है। लेकिन गवर्नमेंट इस काम को खुद ना करके वो इस काम को सेंट्रल बैंक को दे देती है, मीन्स आरबीआई को पावर दे देती है कि वो नोट इशू करे, प्रिंट करे। तो जो अथॉरिटी इशू करती है करेंसी को या प्रिंट करती है, वो अथॉरिटी के पास जो भी स्टॉक होगा वो स्टॉक मनी ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज बोथ आर प्रोड्यूसर, मनी सप्लायर या प्रोड्यूसर सेम थिंग है। ठीक है, तो हमने इन दोनों के स्टॉक को क्यों ऐड नहीं करना? क्योंकि ये दोनों सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, इसलिए इनके स्टॉक को हमें इंक्लूड नहीं करना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टॉक ऑफ मनी को मेज़र करने के लिए, स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसके लिए 4 कंपोनेंट्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। लेकिन अगर हम +2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उनके सिलेबस में सिर्फ एक ही कंपोनेंट आता है, एक ही मेजरमेंट ली जाती है, दैट इज M1। तो हम जो डिस्कस करेंगे M1 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। M1 का मतलब मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसके अंदर M1 के अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं।
फर्स्ट वन सी एंड सेकेंड वन इज DD एंड थर्ड वन इज OD. C मीन्स करेंसी, D मीन्स डिमांड डिपॉजिट एंड OD मीन्स अदर डिपॉजिट. अब करेंसी जो पब्लिक के पास पैसा रखा हुआ है वो आ जाएगा. DD का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट. जो पैसा पब्लिक ने कमर्शियल बैंकों के पास जमा करा रखा है वो क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट्स में आता है. और डिमांड डिपॉजिट्स का एक नाम और भी है जिसको हम बोलते हैं चेकेबल डिपॉजिट. चेकेबल डिपॉजिट्स, राइट. तो जो पैसा बैंक मतलब बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास पब्लिक ने सबमिट करा रखा है, डिपॉजिट करा रखा है, वो भी किसके अंदर आता है? M1 मीन्स स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई के अंदर आता है. अदर डिपॉजिट्स विद RBI के पास जो अदर डिपॉजिट्स आएंगे उसके अंदर कौन कौन से आएंगे? एक आएंगे अगर कोई फॉरेन का सेंट्रल बैंक RBI के पास जमा कराता है वो आएगा. प्लस में कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, अगर उन्होंने कुछ डिपॉजिट्स RBI के पास जमा करा रखे हैं वो इंक्लूड होंगे. प्लस में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि NABARD. देखो बहुत सारे बैंक आते हैं लेकिन NABARD क्या जो पैसा RBI के पास जमा है वो अदर बैंक अदर डिपॉजिट्स में इंक्लूड है. लेकिन और अगर कमर्शियल बैंक, कंट्री के कमर्शियल बैंक RBI के पास जमा कराते हैं वो इंक्लूड नहीं होगा. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा. फॉरेन सेंट्रल बैंक का इंक्लूड करना है, लेकिन अगर अपनी ही कंट्री के पैसे जमा होते हैं बैंकों के तो उसको हमने अदर डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं करना. देखो इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करो. ये फॉरेन का सेंट्रल बैंक है और ये कौन से बैंक हैं? जो अपनी कंट्री के हैं, उनका अगर कुछ पैसा RBI के पास जमा वो इंक्लूड नहीं होगा. ठीक इसी तरह से अगर गवर्नमेंट खुद की कंट्री की गवर्नमेंट है वो RBI के पास जमा कराती है तो उसको अदर डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करना. अगर फॉरेन की गवर्नमेंट, ये फॉरेन सेंट्रल बैंक किसका पार्ट हो गया? फॉरेन की गवर्नमेंट का ही पार्ट हो गया. अगर वो जमा कराते हैं तो हमने उसको इंक्लूड करना है. तो आपको ये ध्यान रखना है अदर डिपॉजिट्स में फॉरेन सेंट्रल बैंक अगर जमा कराएं वो इंक्लूड होगा. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जमा कराते हैं लाइक NABARD, क्योंकि NABARD का इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि NABARD जो है प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम नहीं कर रहे. ये जो काम करता है NABARD वो किसके लिए काम कर रहा है? वो काम कर रहा है एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के लोगों को हेल्प करने के लिए. ठीक है, तो इनको इंक्लूड करेंगे और इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना. ये दोनों पॉइंट आपके वही हैं जो आपने यहाँ राइट किए थे कि स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, जो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा है वो नहीं लेना. अगर जो पैसा गवर्नमेंट का RBI के पास जमा है वो भी नहीं लेना. ठीक इसी तरह से स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम, यानी जो पैसा बैंकों के पास खुद के पास पड़ा है या फिर बैंकों ने RBI के पास जमा करा रखा है उसको भी आपने नहीं लेना है. क्लियर? ये आपके हो गए कि हमने M1 के अंदर में स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई के अंदर क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना. अब आपने ये पॉइंट नोटिस किया कि डिमांड डिपॉजिट्स के भी आगे 2 टाइप्स हैं. अभी वैसे आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं. डिमांड डिपॉजिट्स जो आपके चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं जिनके थ्रू आप बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हो, और ये ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जब आपको पैसा चाहिए आप तभी निकाल सकते हो, इसलिए इनको हम बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट. और चेकेबल डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि अगर आपने किसी को चेक इशू करना है तो वो डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट ही इशू कर सकते हो, टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोलते हैं. अब डिमांड डिपॉजिट्स हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन आपका होता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट एंड सेकंड होता है आपका नेट डिमांड डिपॉजिट. देखिए इधर ग्रॉस एंड नेट. अब ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? देखो जब एक बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है, अब हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे कमर्शियल बैंक है, किसी का SBI में अकाउंट खुला हुआ है तो किसी का PNB में अकाउंट खुला हुआ है. SBI के बैंकों के पास ऐसे कस्टमर होंगे जिनके पास PNB के नाम का चेक होगा. ठीक इसी तरह से
पीएनबी के कस्टमर जो है एसबीआई के नाम के कस्टमर का क्या दिखाएंगे, चेक डिपॉजिट कराएंगे। तो बैंक के जो आपस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इंटर ट्रांजेक्शन होती है, उन ट्रांजेक्शन्स का जो लेन देन होता है उसको बोलते हैं हम इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इंटर बैंकिंग क्लेम्स। ठीक है, एक बैंक ने दूसरे बैंक को जो पैसा देना है या दूसरे बैंक ने पहले बैंक से जो पैसा लेना है, उनके क्लेम्स को बोलते हैं हम इंटर बैंकिंग क्लेम्स। ये इंटर बैंकिंग क्लेम्स किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ग्रॉस के अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन इनके अंदर इंक्लूड नहीं होते। कहने का मतलब है कि जब बैंकों के आपस में इंटर बैंकिंग क्लेम्स होती हैं, जो किसी ने लेना है वो माइनस कर दिया, जो देना है लेना है ऐड कर दिया, जो देना है वो दे दिया, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट। जब हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की स्टॉक ऑफ मनी में, तो उसमें हमने कौन से लेने हैं, आपने इंक्लूड करना है नेट डिमांड डिपॉजिट, इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ना कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। कहने का मतलब हुआ जब आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होते हैं स्टॉक ऑफ मनी में या नेट डिमांड डिपॉजिट, तो आप क्या आंसर देंगे, नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर द पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई। ये आपका एक कंसेप्ट हुआ। ठीक इसी तरह से डिपॉजिट्स आपको मैंने बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं, टर्म डिपॉजिट एंड सेकंड आता है आपका डिमांड डिपॉजिट। अब टर्म डिपॉजिट क्या है, टर्म में वर्ड आया आपका टर्म को बोलते हैं हम टाइम, क्या बोलते हैं, टाइम, यानी कि जब पैसा एक फिक्स टाइम के लिए जमा कराया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट। सपोज अगर आपने कुछ अमाउंट एफडी के फॉर्म में बैंक में जमा करा रखा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट, या उसको आप बोलोगे टर्म डिपॉजिट। और उस डिपॉजिट में पैसा जमा होने के बाद आपने एक बार जमा करा दिया और उसके बाद उस फिक्स्ड पीरियड से पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, आपको विड्रॉ भी करना पड़ जाए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बिल्कुल भी नहीं मिलता या ना के बराबर मिलता है। तो टर्म डिपॉजिट जो है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट किए जाते हैं। डिमांड डिपॉजिट नो फिक्स टाइम, किसी भी टाइम मनी जमा कराई जा सकती है और किसी भी टाइम निकाली जा सकती है। फिक्स टाइम होता है, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता। कैन नॉट बी विड्रॉन, और इसमें लिखोगे आप कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम एंड डिपॉजिटेड एट एनी टाइम। चेक कैन नॉट बी इशूड, इस मनी के अगेंस्ट यानी कि एफडी के अगेंस्ट चेक इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके अगेंस्ट चेक इशू किया जा सकता है। ये आपका डिफरेंस हुआ डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स के ऊपर। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है कि डीडी का पार्ट, डीडी के अंदर मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं या नेट डिमांड डिपॉजिट है, तो आप क्या लोगे, नेट डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है कि अदर डिपॉजिट्स के अंदर किसको काउंट किया जाता है और किसको काउंट नहीं किया जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट का और बैंकिंग सेक्टर का है, बैंकिंग सिस्टम का है, उसको हमने स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना, बाकी सबको इंक्लूड करना है। ठीक है, चाहे वो फॉरेन का हो या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का हो। तो आपको जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस टॉपिक को रिवाइज करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।